हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम्स ऑन द प्लेटफॉर्म टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन। माई सेल्फ जितेंद्र पाल। दोस्तों, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स। ओके, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, मीन्स इंट्रोडक्टरी टर्म्स को देखेंगे, जैसे बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, सिंपल बेंडिंग या फिर प्योर बेंडिंग क्या होता है। ओके, थ्योरी ऑफ बेंडिंग को देखेंगे, साथ ही साथ अजम्पशंस भी देखेंगे, और जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं किसी सेक्शन पे, वो उनका नेचर कैसा होता है, उन सारी ही चीज़ों को हम इस टॉपिक के साथ डील करेंगे। सो स्टार्ट्स द लेक्चर। हेलो गाइस, आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों, वो है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। मतलब इस चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, बेंडिंग स्ट्रेस। ओके, सो बीम्स जो हैं उनमें से हम क्या करेंगे? बेंडिंग स्ट्रेस को पता लगाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। ओके दोस्तों, सिंपल चैप्टर का यही मतलब है कि आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस पता लगाना है, किसमें? बीम्स में। ओके गाइस, सो चलते हैं। आवर चैप्टर इज बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स। ओके, अब दोस्तों ये तो आपको पता चल गया कि हमें बीम्स में क्या पता लगाना है? बेंडिंग स्ट्रेस पता लगाना। ओके गाइस, मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन दोस्तों ये बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ से पता लगाओगे? इस बेंडिंग स्ट्रेस को आप कहाँ से पता लगाओगे? सो आपको बेंडिंग स्ट्रेस पता लगाने के लिए बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? बेंडिंग मोमेंट। ओके, आपको बीम्स में बेंडिंग स्ट्रेस पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए बीम पे क्या? बेंडिंग मोमेंट। सो दोस्तों, ये बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट? सो आपको मैंने पहले के भी चैप्टर्स में डिस्कस किया है, जैसा कि एक स्पेशल टॉपिक पढ़ा है SFD BMD, दैट इज शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। वहाँ पे आपको मैंने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन भी लिखना सिखाया है बहुत अच्छे से, और वहाँ पे हमने आपको BMD भी पढ़ा है। सो बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग, इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो क्या है? एक कपल है, एक टाइप का कपल है। ओके, ये ऐसा कपल है जो हमारी किस एक्सिस? ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट एक्ट करता है। ओके दोस्तों, सो वो कपल जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट एक्ट करे, उस कपल को क्या बोल देते हैं दोस्तों? हम बेंडिंग मोमेंट। क्या बोलते हैं? बेंडिंग मोमेंट, जिसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम किससे? कैपिटल M से। ओके दोस्तों, सो हम बात करें अगर बेंडिंग मोमेंट की, हम देखते हैं हमारे पास कोई बीम इस तरीके से है, ओके, जो कि रेक्टेंगुलर है। ओके दोस्तों, हमारी बीम कुछ इस तरीके से, ओके, जो कि हमने कैसी बीम का अज्यूम की हुई है? रेक्टेंगुलर बीम। सो हम बोल देते हैं अगर हमारा बीम का लेंथ L है, ओके, क्या लेंथ L है, ओके, विड्थ को बोल दिया मैंने क्या? B, ओके, और डेप्थ को बोल दिया हमने स्मॉल d। ओके, ओके दोस्तों, सो यहां से मैं बोलूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक्सिस का बात करूं तो दोस्तों यहां पे दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज द y axis, okay, and this is the z axis। okay दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट वो कपल होता है जो ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट एक्ट करता है। सो यहाँ पे हमने x को क्या बोला हुआ है? दिस इज अवर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सो यहाँ पे y और z क्या है? ट्रांसवर्स एक्सिस है। सो यहाँ पे जो कपल एक्ट करता है किस पे? ट्रांसवर्स एक्सिस पे, उसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों? मूवमेंट। आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो
कि दिस इज मूवमेंट। ओके दोस्तों, अब आप सोचोगे कि मूवमेंट हमारा प्रोड्यूस कैसे होता है। ओके, दिस इज अ मूवमेंट। अब बात करें हमारा मूवमेंट कैसे प्रोड्यूस होता है। सो हमने आपको एसएफडी बीएमडी में दिखाया था कि हमारा कोई सेक्शन होता है जहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन का कैलकुलेशन कर रहे थे। हमारा कोई सेक्शन होता है, अगर सेक्शन पे कुछ लोडिंग हमारी इसेंट्रिक हो जाए, कैसी इसेंट्रिक, सो उस कंडीशन में एक बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाता है। ओके दोस्तों, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारा अगर लोडिंग हो किसके अबाउट, ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट, दिस इज अ लोड पी। ओके, ट्रांसवर्स वाई एक्सिस के साथ। सो यहाँ पे दोस्तों मूवमेंट किस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, किसके अबाउट आएगा। देखो क्या है, हमारी बीम पे जैसे ही ये लोड आएगा, बीम क्या हो जाएगी हमारी, अगर फिक्स बीम हमने मान रखा है तो रोटेट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ओके, रोटेट हो जाएगी दोस्तों। सो जो मोमेंट आएगा हमारा कहाँ पे आएगा, इस लोड की वजह से जेड एक्सिस पे दिखाई देगा। ओके दोस्तों, बात समझ में आई। और बेंडिंग मोमेंट की वजह से क्या इफेक्ट होगा बीम पे, जो हमारी बीम होगी वो बेंड करना चाहेगी। ओके, दिस इज अ लोड पी एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। सो इसकी वजह से क्या होगी, हमारी बीम बेंड होना चाहिए, कैसे, कुछ इस तरीके से। ओके, लाइक दैट। सो बेंडिंग मोमेंट किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस लोड पी की वजह से दोस्तों, क्या किस डायरेक्शन में आ जाएगा, जेड डायरेक्शन। अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, इस बेंडिंग मोमेंट की जेड डायरेक्शन में जो आने वाला है, अगर एक्स एक्स बात करूं, एम एक्स एक्स, सो जेड डायरेक्शन में जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों माइनस पी। और अगर सेक्शन का लेंथ मान लिया एक्स, सो हो जाएगा माइनस पी एक्स। क्या वैल्यू हो जाएगी बेंडिंग मोमेंट की एट एक्स एक्स, हो जाएगी माइनस पी एक्स। ओके दोस्तों, ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, जेड डायरेक्शन। ओके दोस्तों, सो दिस इज अबाउट बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने सिखा रखा है, आगे हम सिखा भी देंगे और कुछ चीजें देखेंगे अबाउट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। सो चलते हैं आगे। दिस इज अबाउट बेंडिंग मोमेंट, कि कैसे हमारा बेंडिंग मोमेंट आता है और क्या हमारा बेंडिंग इफेक्ट होता है। ओके दोस्तों, बेंडिंग किस वजह से होती है, ट्रांसवर्स लोड या फिर इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से। ओके दोस्तों, यहाँ पे ट्रांसवर्स लोड आ रहा है, सो हमारी बेंडिंग किस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट हो जाएगी। ओके दोस्तों, सो दिस इज अबाउट बेंडिंग। आगे चलते हैं दोस्तों। एक और टर्म है यहाँ पे, मैं बोलूं सिंपल बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग। ओके दोस्तों हम इन दिस चैप्टर, ओके इन दिस चैप्टर सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग का ही स्टडी करने वाले हैं। ओके दोस्तों, किसका, सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग का ही स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर में। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे जान लेना हमारा जरूरी होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग। सो दोस्तों क्या होता है प्योर बेंडिंग या सिंपल बेंडिंग। मैं इस तरीके से कहूं कि जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो क्या है, थ्रू आउट द लेंथ अगर कांस्टेंट है। ओके, क्या है, थ्रू आउट द लेंथ अगर कांस्टेंट है, तो ऐसी बीम पे जो बेंडिंग हो रही होगी उसको हम बोल देंगे क्या, सिंपल बेंडिंग या फिर प्योर बेंडिंग। बात समझ में आई दोस्तों, क्या होता है सिंपल बेंडिंग या फिर प्योर बेंडिंग। कोई भी बीम है अगर उसकी लेंथ के अलोंग बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है कांस्टेंट, तो हम ऐसी बीम को बोल देते हैं, या फिर ऐसे जो होता है बेंडिंग उसको बोल देते हैं प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग। ओके दोस्तों, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारा प्योर बेंडिंग बीम्स में कैसे दिखता है। सो हमने क्या किया, एक बीम इस तरीके से कंसीडर किया हुआ है, दिस इज अवर सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके ओके, इस पे मिडल पे कोई एक, मिडल पे नॉट मिडल पे, लेफ्ट सपोर्ट से L/3 डिस्टेंस पे एक लोड एक्ट कर रहा है P, और इधर राइट सपोर्ट से L/3 डिस्टेंस पे एक लोड एक्ट कर रहा है, और मिडल का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा दोस्तों, L/3। कुछ इस तरीके से हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम की वैल्यू।
दोस्तों अगर हम मैं बात करूं कि इस बीम का हमें ड्रॉ करना हो एसएफडी और बीएमडी, सो कैसे ड्रॉ करोगे आप भाई बताओ। ओके सो अगर आपको फास्टली ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करोगे? अब तो यहाँ पे इक्वेशन बनाओगे लगाओगे तब तो हो गया। फिर नॉट फास्टली ड्रॉ करना है, मैंने क्या बताया, बीम को देखना है। पहले बीम को देखा आपने, बीम हमारी सेंटर के अबाउट सिमेट्रिकल है। ओके सिमेट्रिकल है, ऊपर कितने लोड आ रहे हैं, P प्लस P मीन्स 2P। सो हमारे पास रिएक्शन कितनी है, 2। सो जितना लोड होगा ऊपर वो उसका आधा एक रिएक्शन के द्वारा ले लिया जाएगा, मीन्स कैरी कर लिया जाएगा। ओके सो ऊपर हो गया 2P, सो RA कितना, 2P का हाफ कैरी करेगी। सो कितना हो जाएगा दोस्तों, RA का वैल्यू हो जाएगा P। और अगर हम बात करें दिस रिएक्शन, अगर हम बीम को नाम भी दे देते हैं AB। ओके सो RA जो हो गया रिएक्शन RA, उसका वैल्यू हो गया P, और रिएक्शन B का जो वैल्यू हो गया कितना हो गया दोस्तों, सेम। ओके क्योंकि हमारी बीम है सिमेट्रिकल। ओके दोस्तों आगे चलते हैं, हम बात करें अगर शियर फोर्स डायग्राम की, दिस इज आवर रेफरेंस लाइन। ओके हम अगर लेफ्ट से चलेंगे तो लेफ्ट में अपवर्ड जितने फोर्सेस हैं उनको पॉजिटिव नोट करेंगे। ओके सो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या P रिएक्शन है। ओके P रिएक्शन है, वो भी अपवर्ड एक्ट कर रही है। सो यहाँ पे जो हमारा शियर फोर्स का ऑर्डिनेट होगा वो P अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव में। ओके दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ तक कोई लोडिंग नहीं है। सो इस बीच में हमारा शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट। ओके यहाँ पे P लोड है, सो हमारा जो शियर फोर्स डायग्राम होगा वो P अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा, कितना, P अमाउंट से। ओके दिस इज पॉजिटिव। आगे की बात करूं, यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है, सो हमारा शियर फोर्स का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। आगे की बात करूं, यहाँ से फिर से P वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये P यहाँ पे जाएगी, उसके बाद P अमाउंट से रिएक्शन आ रहा है, सो ये फिर से 0 हो जाएगा। सो दिस इज नेगेटिव। ओके अमाउंट इज P। ओके दिस इज अ शियर फोर्स डायग्राम फॉर दिस बीम। ओके क्या है दोस्तों, ये SFD है। अब दोस्तों मैं सेम बीम का BMD का बात करूं तो क्या होने वाला है दोस्तों, देखते हैं। इसका BMD कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इस पॉइंट पे बात करूं सो यहाँ पे तो 0 होगा। ओके क्योंकि सपोर्ट से बेंडिंग मूवमेंट हमेशा 0 होता है। ओके अगर इस पॉइंट पे बात करूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, P इंटू L/3, सो हो जाएगा PL/3। कितना हो जाएगा, PL/3। ओके जहाँ तो हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट आएगा वो कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, बेंडिंग मूवमेंट जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। उसके बाद इधर से अगर फिर से माने तो कितना, P इंटू L/3, सो दिस वैल्यू इज PL/3। ओके दोस्तों सो हमने यहाँ पे SFD BMD ड्रॉ कर लिया। सो दोस्तों यहाँ से फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, प्योर बेंडिंग मैंने क्या डेफिनेशन बताया, जितना भी किसी बीम की जितना भी लेंथ पे बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्योर बेंडिंग कहते हैं। ओके उस बेंडिंग को क्या कहते हैं, प्योर बेंडिंग कहते हैं। सो यहाँ पे इस पोर्शन में मीन्स मिडल L/3 में क्या है, हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो है कांस्टेंट। इसलिए जो हमारा मिडल 1/3 पोर्शन है ये किस में है दोस्तों, ये पोर्शन प्योर बेंडिंग में। ओके यहाँ पे प्योर बेंडिंग है। ओके दोस्तों अब एक और ऑब्जर्वेशन है, यहाँ से दूसरी हमारी ऑब्जर्वेशन है जहां पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट। वहां पे हमारा शियर फोर्स का वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है। हियर शियर फोर्स इज 0। बात समझ में आई। सो आप इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हो dm/dx बराबर व्हाट, शियर फोर्स। ओके दोस्तों सो जिस पोर्शन में आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है वहां पे क्या होता है दोस्तों, शियर फोर्स का वैल्यू होता है 0। सो लिख सकते हो dm/dx बराबर 0। सो यहाँ से अगर इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा m इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो आपने देखा कि बीम की जितनी भी लेंथ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है वो पोर्शन हमारा प्योर बेंडिंग में होता है। बात समझ में आई दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग। सिंपल हम दोस्तों सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग को ही पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके गाइस, आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी है ओके, वो है थ्योरी ऑफ बेंडिंग। ओके, जो थ्योरी है हमारा वो क्या है? थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग या फिर बेंडिंग। ओके, प्योर बेंडिंग। दोस्तों जब हम किसी भी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं तो हमारा काम क्या होता है? उससे पहले हमें कुछ अजम्पशंस को मान लेना। ओके दोस्तों, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई भी साइंटिस्ट किसी थ्योरी को डेवलप कर रहा होता है उस समय वो चीज़ों को क्या करता है? अज्यूम कर लेता है उन कंडीशंस को जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही होती। ओके दोस्तों, इसलिए हमारा थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग में हम क्या करेंगे? कुछ अजम्पशंस लेके चलेंगे और उस अजम्पशंस की मदद से हम थ्योरी को डेवलप करेंगे, मीन्स आगे बढ़ाएंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूं अजम्पशंस की। पहला इंपॉर्टेंट अजम्पशन क्या है? पहला तो मैंने आपको बोल रखा है कि सोम में एक अजम्पशन ऐसा है यूनिवर्सल नेचर का है जो कि पूरे सोम में यूज होता है। कौन सा है दोस्तों? आप बोलोगे मटेरियल इज होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक एंड लीनियर इलास्टिक। ओके, ये तो यूनिवर्सल हो गया आपका अजम्पशन, हमेशा कहीं भी कभी भी। ओके गाइस, मटेरियल इज होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक एंड लीनियर इलास्टिक होना चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करूं लीनियर इलास्टिक मटेरियल की, तो ये ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हुक्स लॉ वैलिड हो। ओके दोस्तों, दिस इज अवर फर्स्ट अजम्पशन। नेक्स्ट अजम्पशन की बात करूं दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट अजम्पशन 2 है, उसमें क्या होता है? जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो कंप्रेशन और टेंशन में हम करेंगे अज्यूम सेम। क्या करेंगे? सेम करेंगे। अब आप पूछोगे सर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम क्यों है? मैं बोलूँगा दोस्तों जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या है कि हमारा इनिशियल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का कर्व होता है। ओके, क्या होता है? इनिशियल कर्व होता है। ओके दोस्तों, हमारा जो कर्व होता है वो कैसा होता है? इनिशियल कर्व होता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। उसका जो थीटा होता है उसको हम किससे बोल देते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके दोस्तों, बेंडिंग में क्या है? कुछ फाइबर्स हमारे कंप्रेशन में जाएंगे, कुछ फाइबर टेंशन में जाएंगे। हम टेंशन और कंप्रेशन दोनों साइड की अगर बात करें तो वहां पे जो ई का वैल्यू कंसीडर करेंगे दोनों ही केसेस में इक्वल कंसीडर करेंगे। ओके दोस्तों, दिस इज आवर सेकंड अजम्पशन। और मैं अगर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से है कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। बात समझ में आई दोस्तों? नहीं समझ आई? मतलब कहने का है कि जो हमारा प्लेन सेक्शन है वो बेंडिंग से पहले भी प्लेन था। ओके, मान लेते हैं हमारा सेक्शन कुछ इस तरीके से रहा होगा, प्लेन होगा। ओके, दिस इज आवर सेक्शन, दिस इज आवर सेक्शन, प्लेन रहा होगा। लेकिन क्या बोला है? आफ्टर बेंडिंग भी प्लेन रहना चाहिए। मतलब बीम में अगर बेंडिंग हो गई तो हमारा सेक्शन कुछ इस तरीके से रोटेट कर गया। बट ये जो सेक्शन दिख रहा है ये बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहना चाहिए। रोटेट हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो इसका प्लेन है वो क्या है? प्लेन रहना चाहिए। ओके दोस्तों, समझ में आई कि सेक्शन रोटेट हो जाए नो प्रॉब्लम, बट इसका जो प्लेन है वो सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, इसका मतलब ये है। और इसका एक और मतलब है ये
कि स्ट्रेन जो होता है मीन्स स्ट्रेन प्रोफाइल को हम क्या कंसीडर करते हैं यहाँ पे दोस्तों, लीनियर कंसीडर करते हैं। ओके, कैसा कंसीडर करते हैं दोस्तों, लीनियर कंसीडर करते हैं। ओके गाइस, तो दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन। और एक बात और बोलूं, अभी तो मैंने आपको प्योर बेंडिंग या सिंपल बेंडिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया, और एक और डेफिनेशन भी है हमारा प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग का। यहाँ पे क्या है कि हम शियर सेंटर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमारा प्योर बेंडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे दोस्तों, मैं बात करूं शियर सेंटर अगर लोडिंग किसी बीम में इस तरीके से हो रही हो, ओके, जो हमारी लोडिंग है वो किसी भी बीम के या फिर किसी भी क्रॉस सेक्शन के शियर सेंटर से पास कर रही है, तो वहां पे ओनली एंड ओनली बेंडिंग होगा, देयर इज नो ट्विस्टिंग नो शियर। ऐसा कंडीशन क्या कहलाता है दोस्तों, प्योर बेंडिंग। बात समझ में आई, नहीं आई, एक बार फिर से मैं बोलता हूं कि यहाँ पे क्या है, अगर लोड किसी भी क्रॉस सेक्शन के किसे शियर सेंटर, ओके, शियर सेंटर से पास कर जाए तो क्या होता है दोस्तों, वहां पे प्योर बेंडिंग होती है, देयर इज नो ट्विस्टिंग। ओके दोस्तों, शियर सेंटर की बात करें तो हम अभी जब अजम्पशंस लिखेंगे तो उस समय शियर सेंटर को भी एक्सप्लेन करेंगे। ओके दोस्तों, देखते हैं अपने अजम्पशन को। पहला अपना अजम्पशन है भाई, मटेरियल is homogeneous isotropic and linear elastic। मीन्स ओवरऑल कहने का मतलब लीनियर इलास्टिक का क्या है, लीनियर इलास्टिक का मतलब है हुक्स लॉ इज वैलिड। ओके दोस्तों, दिस इज आवर फर्स्ट अजम्पशन। हम चलते हैं सेकंड अजम्पशन की तरफ। सेकंड अजम्पशन हमारा ये कहता है कि मॉड्यूलस ऑफ elasticity, okay, modulus of elasticity in tension, okay, as well as in compression is equal। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, जो हमारा ई टेंशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ई कंप्रेशन के इक्वल। ओके, दिस इज आवर सेकेंड अजम्पशन। हम चलते हैं अपने थर्ड अजम्पशन की तरफ। क्या कहता है, क्या बोलता है भाई, बोलता है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग remains plane, okay, remains plane section before bending remains plane after bending, okay, plane after bending। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बताया है कि जब कोई भी सेक्शन बेंडिंग से पहले प्लेन हो और बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहे, इसका मतलब ये है किसमें, बेंडिंग स्ट्रेस नामक चैप्टर में क्या है कि जो बेंडिंग स्ट्रेन है उसका प्रोफाइल कैसा है दोस्तों, लीनियर है। ओके, जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेन होगा न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होगा और टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पे मैक्सिमम हो। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे लिख सकते हो, इसका मतलब है बेंडिंग स्ट्रेन प्रोफाइल is linear and bending stresses या फिर स्ट्रेस
at neutral axis is 0 and maximum at top fiber and bottom fiber। ओके दोस्तों, सो क्या बोला मैंने, बेंडिंग स्ट्रेन प्रोफाइल जो होना चाहिए लीनियर होना चाहिए। ओके, लीनियर का मतलब कैसा है, अगर पहले हमारा सेक्शन इस तरीके से होना चाहिए, सो हमारा सेक्शन रोटेट हो सकता है, बट क्या है इसका प्लेन जो है वो कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। सो यहाँ पे इनिशियली इस पोजीशन पे था, उसके बाद जब हमने मूवमेंट लगाया कुछ इस तरीके से इस पोजीशन पे आ गया। सो दिस मच इज स्ट्रेन। ओके, सो हम इसी को क्या मान लेते हैं दोस्तों, स्ट्रेन प्रोफाइल। ओके गाइस, और यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम इसको बोले कि दिस इज आवर न्यूट्रल एक्सिस, सो न्यूट्रल एक्सिस पे जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेन है उसका वैल्यू 0 है, और हमारा टॉप और बॉटम फाइबर पे जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेन का वैल्यू है वो मैक्सिमम है। ओके दोस्तों, हम इस बात को डीप में आगे जाके देखेंगे। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट अजम्पशन क्या कहता है, फॉर सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग ओके, लोड should be passes through shear center, then there will be pure bending and no twisting। ओके दोस्तों, सो इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला है, फॉर सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग के लिए क्या है, लोड हमारा कहाँ से, शियर सेंटर से पास करना चाहिए। ओके, और अगर लोड शियर सेंटर से पास करता है तो ऐसी कंडीशन में वहां पे ओनली एंड ओनली बेंडिंग होगी, देयर इज नो ट्विस्टिंग, नो शियर एक्शन। ओके दोस्तों, सो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहां पे प्योर बेंडिंग होती है, वो हमारा क्रॉस सेक्शन में शियर सेंटर होता है। सो हम कुछ बीम्स का शियर सेंटर देखते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि हमारी ये कैसी रेक्टेंगुलर बीम है, ओके, रेक्टेंगुलर मान लेता हूं या फिर स्क्वायर मान लेता हूं। सो अगर इस बीम में मैं बात करूं कि व्हाट इज द शियर सेंटर, सो दोस्तों जहां पे इन दोनों इस बीम को दोनों एक्सिस, ओके, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कट कर रही होंगी। ओके, जहां पे एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस कट कर रही होगी, जिस पॉइंट पे, दिस पॉइंट। ओके, इस पॉइंट को हम CG भी बोलते हैं। सो इसको हम CG भी इस पॉइंट को बोलते हैं। ओके, और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं दोस्तों, शियर सेंटर। ऐसा किसके केस में है, रेक्टेंगल बोले, हाँ रेक्टेंगल के केस में कह सकते हो, या फिर ऐसा बोले, ऐसा डायग्राम जो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ओके, या फिर ऐसा बोल सकते हो, जो भी डायग्राम दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा उसका जो शियर सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा, बॉडी की CG पे होगा। बात समझ में आई दोस्तों, हमारा रेक्टेंगल सेक्शन है, ये दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। सो यहाँ पे जो हमारा शियर सेंटर का वैल्यू है या फिर शियर सेंटर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, CG पे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट डायग्राम की बात करूं, सो सर्कल में देख लेते हैं दोस्तों। सर्कल का शियर सेंटर कहाँ होता होगा, जहां पे x एक्सिस, ओके, दिस इज अवर x एक्सिस एंड दिस इज अवर y एक्सिस। जिस पॉइंट पे x एक्सिस y एक्सिस को कट कर रही होगी, दैट पॉइंट इज CG।
ओके, दिस पॉइंट इज CG। सो जब हमारा फिगर बोथ एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है, सो उस कंडीशन में CG और शियर सेंटर एक ही प्लेस पे एग्जिस्ट करते हैं। सो इसमें भी CG ही हो जाएगा हमारा क्या, शियर सेंटर। ओके दोस्तों, ये तो हमारी किसकी कहानी थी, जो डायग्राम्स बोथ एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल थे। अब देखते हैं कुछ ऐसे डायग्राम्स जो हमारा एक एक्सिस के अबाउट ही ओनली सिमेट्रिकल है। सो देखते हैं भाई, अगर मैं बात करूं टी बीम की, ओके दोस्तों, मैं बात करता हूं किसकी, टी बीम की। सो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं व्हाट इज द शियर सेंटर। सो मैं बोलूं कि टी बीम का दिस इज वाई एक्सिस, ओके, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज ऑल्सो एक्स एक्सिस। ओके दोस्तों, सो मैं बात करूं कि इस टी बीम में जो वेब में जहां पे वेब एक्स एक्स और वाई वाई को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, और जहां हमारा फ्लैंज एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस को कट कर रही है उस पॉइंट को क्या बोलेंगे। दोस्तों मैं बोलूं तो ऐसे केस में जो CG होगा इन दोनों के कहीं मिड पे होगा ना भाई, फ्लैंज और वेब के कहीं मिड पे होगा, तो ऑब्वियस दिस पॉइंट इज CG। ओके, इस सेक्शन का जो CG है हमारा, दिस पॉइंट इज CG। बट अगर मैं टी बीम की बात करूं, ओके, या फिर टी सेक्शन की बात करूं, तो दोस्तों दिस पॉइंट इज अवर शियर सेंटर। इसको कैसे कह सकते हैं कि हमारा जहां पे मीन्स अगर एक्स एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस फ्लैंज में जिस पॉइंट पे कट करती हैं, ओके, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोल सकते हो कि फॉर अनसिमेट्रिकल सेक्शंस, या फिर वो सेक्शंस जो एक एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ओके दोस्तों, उनके लिए क्या है प्रोविजन कि जहाँ पे हमारी एक्स एक्स एक्सिस फ्लैंज वाली नहीं, वाई वाई एक्सिस फ्लैंज वाली एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। ओके, क्या कह सकते हैं कि जहाँ पे हमारी वाई वाई एक्सिस फ्लैंज वाली एक्स एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, शियर सेंटर। ओके दोस्तों, आगे एक डायग्राम और देखते हैं हम। अगर मैं बोलूं दोस्तों चैनल सेक्शन कोई है हमारे पास, इस चैनल सेक्शन का शियर सेंटर क्या होगा, दिस इज चैनल सेक्शन। सो इसका शियर सेंटर क्या होने वाला दोस्तों। सो पहले हम अगर CG की बात करें तो CG इस चैनल सेक्शन का कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओके, लेकिन दोस्तों चैनल सेक्शन में ये पोर्शन गायब है, और इस पोर्शन के गायब होने की वजह से हमारा शियर सेंटर जो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, इस बीम के पीछे। दिस इज द शियर सेंटर, दिस पॉइंट इज शियर सेंटर, और शियर सेंटर विद इन चैनल एग्जिस्ट करेगा। ओके दोस्तों, एक और यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा शियर सेंटर होता है वो एक्स एक्सिस पे ही एग्जिस्ट करता है। ओके दोस्तों, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से भी और आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए भी। सो दोस्तों क्या है, हमारा जो शियर सेंटर होता है वो हमेशा एक्स एक्स एक्सिस पे ही एग्जिस्ट करता है। ओके दोस्तों, ये थी कहानी शियर सेंटर की। ओके दोस्तों, हमने देख लिए हमारे कौन कौन से अजम्पशंस यूज होने वाले हैं इन थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। ये तो हमारे अजम्पशंस हैं, हम थ्योरी देखते हैं थोड़ा सा। ओके दोस्तों, हम देखते हैं थ्योरी को। थ्योरी हमारी क्या कहती है प्योर बेंडिंग की। दोस्तों हमने यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर बीम कंसीडर कर रखी है। ओके, कुछ हमारे इस तरीके से बीम है। ओके दोस्तों, दिस इज अवर रेक्टेंगुलर बीम, और इस बीम पे क्या है दोस्तों, जेड डायरेक्शन में एक सैगिंग मूवमेंट एक्ट करता है। ओके, कुछ इस तरीके से एक सैगिंग मूवमेंट एक्ट करता है, और हमारी जो बीम है उसका लेंथ हमने कंसीडर किया हुआ है कितना,
L। सो इस कंडीशन में ये जो मोमेंट M एक्ट कर रहा है वो हमारी बीम पे क्या इफेक्ट डालेगा, हम उसको स्टडी करते हैं। ओके दोस्तों, हमारा इनिशियली क्या है, बीम जब मोमेंट नहीं था उस समय लेंथ मान लेते हैं L था। ओके, जब हमने क्या करा, इस बीम पे सैगिंग मोमेंट लगाया। सैगिंग मोमेंट कैसा मोमेंट होता है दोस्तों, पॉजिटिव मोमेंट। ओके, कैसा मोमेंट हमने लगाया, जब इस पे सैगिंग मोमेंट लगाया मीन्स पॉजिटिव मोमेंट लगाया, तो ये बीम किस तरीके से मुड़ने लगेगी, आर्च ऑफ सर्किल। ओके दोस्तों, सर्कल के आर्क जैसे शेप लेने लगेगी, जैसे ही आप बेंडिंग मोमेंट इस पे इस तरीके से अप्लाई करो। ओके दोस्तों, सो जब ये आर्क का शेप लेने लगेगी, सो आपको ऐसा फील आएगा कि इस बीम का जो बॉटम फाइबर है उस पे क्या है, एक्सपेंशन चीज हो रही है। मीन्स एक्सपेंशन का मतलब जो हमारा बॉटम पोर्शन है उसका लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके दोस्तों, सेम टाइम पे हमारा जो कंप्रेशन सेक्शन होगा, ओके मीन्स टॉप फाइबर होगा जहाँ पे कंप्रेशन आ रहा होगा, उस समय आपको क्या लगेगा, एम मूवमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मीन्स उसका साइज क्या है, लेंथ जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके दोस्तों, ये तो बात थी हमारी, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन थी ड्यू टू मूवमेंट है। लेकिन दोस्तों जब हमारा टॉप पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और बॉटम फाइबर पे क्या होगा, टेंशन होगा। सो उस समय ऊपर से नीचे जाने पर कोई ना कोई ऐसा फाइबर होगा जिसपे क्या होगा, ना ही टेंशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा। तो दोस्तों हम ऐसे फाइबर को क्या नाम दे देंगे, न्यूट्रल फाइबर। तो दोस्तों देखते हैं कि हमारा क्या है, वो फाइबर है, दिस इज द फाइबर, ओके, जिसपे क्या है, ना ही टेंशन है और ना ही कंप्रेशन। तो इसको हमने क्या कह दिया दोस्तों, न्यूट्रल फाइबर। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारी बीम का बिहेवियर क्या होने वाला है आफ्टर बेंडिंग। मीन्स जैसे ही मूवमेंट एम एक्ट करता है उसके बाद हमारी बीम में क्या बिहेवियर होता है उसको हम देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे ही हमारी बीम में एम मोमेंट लगता है, हमारी बीम कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती है। ओके दोस्तों, हमारी बीम कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती है, ओके, जो कि एक सर्कल की आर्क के शेप में हो जाती है। ओके, सर्कल के आर्क का शेप ले लेते हैं। ओके दोस्तों, तो जब मूवमेंट एक्ट कर रहा होता है उस समय क्या होता है दोस्तों, नीचे वाला फाइबर मैंने क्या कहा, लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो अगर इस फाइबर का इनिशियल लेंथ L था, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट M कितना लेंथ हो जाएगा, इंक्रीज होके L प्लस डेल्टा L का, क्योंकि हमने इंक्रीज इन लेंथ कितना अज्यूम किया हुआ दोस्तों, डेल्टा L। तो बॉटम फाइबर का जो लेंथ हो जाएगा, फाइनल लेंथ, वो कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा L प्लस डेल्टा L। ओके दोस्तों, इंक्रीज होने का क्या मतलब है दोस्तों, बॉटम फाइबर में क्या है, टेंशन है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे मैं बोलूं कि टॉप फाइबर की अगर बात करूं, ओके दोस्तों, सो टॉप फाइबर में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। मीन्स क्या होगा, लेंथ डिक्रीज होगा। सो इसका फाइनल लेंथ क्या होगा, अगर डिक्रीज इसमें कितना हो, डेल्टा L का, तो इसका फाइनल लेंथ हो जाएगा L माइनस डेल्टा L। ओके दोस्तों, क्या हो जाएगा, L माइनस डेल्टा L हो जाएगा इसका फाइनल लेंथ। ओके दोस्तों, फिर मैंने क्या बोला, इस बीम में ऊपर से नीचे जाने पे, मीन्स टॉप फाइबर से अगर बॉटम फाइबर की तरफ आप जाते हो तो कोई ना कोई ऐसा प्लेन आपको मिलेगा। ओके, कोई ना कोई आपको यहाँ पे एक ऐसा प्लेन मिलेगा जिसपे ना ही टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही होंगी, ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एक्ट कर रही होंगी। सो दोस्तों जहाँ पे ना ही टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट कर रही होंगी, ना ही कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगी, उस प्लेन को क्या बोल देंगे दोस्तों, न्यूट्रल
प्लेन। ओके, ऐसे फाइबर को क्या बोल देंगे? न्यूट्रल फाइबर। तो दिस इज न्यूट्रल फाइबर। और इस फाइबर पे क्या है दोस्तों? ना ही टेंशन है और यहाँ पे ना ही कंप्रेशन है। तो इसका लेंथ कितना रहने वाला दोस्तों? सेम रहने वाला है, मीन्स ओरिजिनल लेंथ रहने वाला है। ओके दोस्तों, अगर ये बीम सर्कल का शेप ले लेती है, मीन्स सर्कल के आर्क जैसी हो जाती है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा दोस्तों? फ्रॉम हियर टू हियर, दिस रेडियस इज नोन एज बाई कैपिटल आर। ओके, किससे जानी जाएगी? कैपिटल आर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके दोस्तों, ये तो हमारी बीम का बिहेवियर था बेंडिंग मोमेंट एम अप्लाई करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आपको देखने को मिला कि बॉटम फाइबर में हमारा कैसा स्ट्रेन जनरेट हुआ है? टेंसाइल नेचर। और हमारा जो हमारा टॉप फाइबर है उसमें कैसा स्ट्रेन जनरेट हुआ है? कंप्रेसिव नेचर का। और हमने अपने अजम्पशन में क्या बोला हुआ है दोस्तों? अजम्पशन में बोला हुआ है कि जो हम यहाँ पे स्ट्रेन प्रोफाइल कंसीडर करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं। हम यहाँ पे जो इस डायग्राम का स्ट्रेन प्रोफाइल कंसीडर करेंगे, वो कैसा कंसीडर करेंगे दोस्तों? लीनियर। ओके, कैसा? लीनियर। यहाँ पे जो हम स्ट्रेन प्रोफाइल कंसीडर करने वाले हैं वो कैसा कंसीडर करने वाले हैं दोस्तों? लीनियर, कुछ इस तरीके से। ओके, और दोस्तों ये जो स्ट्रेन होगा टॉप में क्या होगा? कंप्रेसिव होगा, और बॉटम में क्या होगा? टेंसाइल। ओके दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हो एप्सिलॉन, दैट इज स्ट्रेन, और नीचे भी एप्सिलॉन। और ये कैसा होगा? टेंसाइल होगा, तो आप लिख सकते हो एप्सिलॉन टी। और ये कैसा होगा? कंप्रेसिव होगा, तो आप लिख सकते हो एप्सिलॉन सी। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारा जो बेंडिंग होता है या फिर प्योर बेंडिंग होता है, वहां पे जो स्ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है दोस्तों? लीनियर होता है, जिसका वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है दोस्तों? 0 होता है, और बॉटम या फिर टॉप और बॉटम फाइबर पे स्ट्रेन का वैल्यू मैक्सिमम। ओके गाइस, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ बीम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट एम। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। ओके, ये तो रही दोस्तों स्ट्रेन की बात। अब अगर हम स्ट्रेस की बात करें, तो जैसा स्ट्रेन जनरेट होता होगा, स्ट्रेस भी सेम ही जनरेट होता है। ओके, और यहाँ पे एक बात और कहने वाली है कि जो यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होता है वो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जनरेट होता है, दैट इज किस पे? एक्स डायरेक्शन। ओके दोस्तों, तो हम स्ट्रेन का भी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ओके दोस्तों, देखते हैं हमारी कोई रेक्टेंगुलर बीम है। ओके दोस्तों, दिस इज अवर बीम, दिस इज अवर बीम। इसमें क्या आ रहा है दोस्तों? एक मोमेंट आ रहा है कुछ इस तरीके से। ओके, एम मोमेंट आ रहा है। इसकी वजह से मैंने क्या बोला दोस्तों कि जो हमारे बॉटम फाइबर होंगे उसमें कैसा स्ट्रेन आएगा? टेंसाइल आएगा। और जो हमारा टॉप फाइबर होंगे वो कैसा स्ट्रेन झेलेंगे दोस्तों? वहां पे कैसा स्ट्रेन आएगा? कंप्रेसिव आएगा। तो मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा फाइबर होगा। ओके, क्या होगा? एक ऐसा फाइबर होगा जिसको हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? न्यूट्रल फाइबर। किस नाम से? न्यूट्रल फाइबर से। और दोस्तों इस न्यूट्रल फाइबर पे जो प्लेन एग्जिस्ट कर रहा होगा, ओके, इस न्यूट्रल फाइबर पे जो प्लेन एग्जिस्ट कर रहा होगा, उस प्लेन को क्या बोल देंगे दोस्तों? क्या बोलेंगे? न्यूट्रल प्लेन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल प्लेन। ओके दोस्तों, दिस प्लेन इज नोन एज, क्या कहलाएगा दोस्तों? न्यूट्रल प्लेन कहलाएगा। ओके, अब सेम टाइम पे मैं बात करूं कि दिस इज अ न्यूट्रल प्लेन, सो न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी दोस्तों? सो दिस इज अवर एक्स डायरेक्शन, दिस इज अवर वाई डायरेक्शन, एंड दिस इज अवर जेड डायरेक्शन। ओके, दिस इज अवर जेड डायरेक्शन।
तो दोस्तों हमने क्या बोला है, न्यूट्रल एक्सिस उस प्लेन पे एग्जिस्ट करती है या फिर उस एक्सिस पे एग्जिस्ट करती है जिसके अबाउट हमारा क्रॉस सेक्शन क्या हो, प्योर रोटेशन में हो, या फिर जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट एक्ट करता है उस एक्सिस को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। तो इस केस में आप देख सकते हो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट क्या है, इस ZZ एक्सिस के अबाउट एक्ट कर रहा है। या फिर आप देख सकते हो ये हमारा प्लेन कैसे किसी की जो हमारा प्लेन है वो ZZ एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो दोस्तों न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ZZ एक्सिस। क्या हो जाएगी दोस्तों, ZZ एक्सिस। ओके दोस्तों, जब हमें मिल गया क्या, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या है, यहाँ पे नोट कर देते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। तो ये होता है, इट इज द एक्सिस अबाउट विच क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन इज इन प्योर रोटेशन। ओके दोस्तों, ये कौन सी एक्सिस होती है, इट इज द एक्सिस अबाउट विच क्रॉस सेक्शन किसमें है हमारा, प्योर रोटेशन में। ओके दोस्तों, या फिर हम इसको और करके लिख सकते हैं, इट इज द एक्सिस अबाउट विच बेंडिंग मोमेंट इज एक्टिंग। ओके दोस्तों, इन आवर केस जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेसेस एक्ट करेगा वो कहाँ पे आएगा दोस्तों, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, हमारा बॉटम पे, और उसका नेचर कैसा होगा दोस्तों, टेंसाइल। ओके दोस्तों, मैं बात करूँ टॉप फाइबर पे, तो हमारा जो यहाँ पे टाइप टॉप फाइबर पे स्ट्रेसेस आएगा उनका नेचर कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा। तो अगर हम बात करें जो हमारा यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, ओके, इस केस के लिए जो स्ट्रेस होगा वो हमारा किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन, दैट इज एक्स डायरेक्शन में। और जो स्ट्रेस का भी हमारा, या फिर हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस दिखाते हैं। ओके, दिस इज नॉट, इसको हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेस आपको दिखाते हैं। तो एक स्टेप और बढ़ा देता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्रॉस सेक्शन इस बीम का कैसा है, रेक्टेंगुलर हमने कंसीडर किया हुआ है। सो इसका दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, और यहाँ पे जो ये हमारी बीम है या फिर जो हमारा क्या है क्रॉस सेक्शन है, इस पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। इन केस ऑफ बेंडिंग कैसा होगा दोस्तों, लीनियर बिहेवियर होगा। कैसा होगा, लीनियर होगा। मीन्स यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो हमारा प्योर बेंडिंग होता है उसमें स्ट्रेन प्रोफाइल को भी हम लीनियर कंसीडर करते हैं, और स्ट्रेस प्रोफाइल या फिर स्ट्रेस डायग्राम को भी हम कैसा कंसीडर करते हैं, लीनियर कंसीडर करते हैं। अब बात करें यहाँ पे जो हमारा ये बेंडिंग स्ट्रेसेस होता है वो टॉप पे मैक्सिमम होता है, तो इसको हम बोल दिया एफ मैक्स। और ये कितनी डिस्टेंस पे है दोस्तों, वाई डिस्टेंस पे, कहाँ से, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। सो न्यूट्रल एक्सिस पे जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू होता है वो होता है 0, और हम जैसे ही न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे बात करेंगे, टॉप फाइबर की बात करें, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम। ओके, टॉप फाइबर की बात करें, यहाँ पे कैसा है दोस्तों, कंप्रेसिव है। ओके, कैसा स्ट्रेस है, कंप्रेसिव। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। और बॉटम फाइबर में कैसा है दोस्तों, टेंसाइल। यहाँ पे अगर आप एक को पॉजिटिव कंसीडर करोगे तो ऑब्वियस है आप दूसरे को क्या करोगे, निगेटिव कंसीडर करो। अगर मैं बात करूँ टेंसाइल, यहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चलेंगे तो हमारा कंप्रेसिव किस में कंसीडर होगा दोस्तों, नेगेटिव में। जनरली हमारा बेंडिंग के केस में यही अजम्पशन रहने वाला है कि हम जो भी टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी उनको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे,
और जो भी हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगी उनको नेगेटिव से कंसीडर करेंगे। ओके दोस्तों, तो बात समझ में आई कि व्हाट इज द बेंडिंग स्ट्रेसेस या फिर बेंडिंग स्ट्रेसेस की क्या कहानी है। अब दोस्तों बात करें, हमें पता चल गया बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। दोस्तों तो हम कहें कि इस बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दी चैप्टर ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, तो दोस्तों यहाँ पे भी एक इक्वेशन आती है लाइक टॉर्जन। ओके, टॉर्जन में जो इक्वेशन आती थी उसको क्या बोलते थे, टॉर्जनल इक्वेशन, और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बेंडिंग इक्वेशन। तो लिखते हैं बेंडिंग इक्वेशन। क्या होता है दोस्तों बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन होता है F अपॉन वाई इक्वल टू M अपॉन I इक्वल टू E बाई R। ओके दोस्तों, दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन या फिर इसको आप प्योर बेंडिंग इक्वेशन भी कहते हैं। दोस्तों ये जो प्योर बेंडिंग इक्वेशन है ये एक मात्र इक्वेशन है जिसके थ्रू पूरा चैप्टर रन करें। ओके दोस्तों, बस आपको ये इक्वेशन पता होना चाहिए और इसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, आप बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड सारे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, सो हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि किस टर्म को क्या बोलते हैं। ओके दोस्तों, F की बात करूं, F स्टैंड्स फॉर बेंडिंग स्ट्रेसेस। ओके, बेंडिंग स्ट्रेस एट y डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल। ओके दोस्तों, F क्या है, यहाँ पे हम बेंडिंग स्ट्रेस को दिखाएंगे और दूसरा बेंडिंग स्ट्रेस को हम सिग्मा से भी दिखाते हैं। ओके, सिग्मा से भी दिखाते हैं और हम स्मॉल f से भी बेंडिंग स्ट्रेस को डिनोट करते हैं दोस्तों। ओके, कहाँ पे है ये बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस ऊपर हमारा f का वैल्यू है। ओके दोस्तों, सो हमने ये बात बता दी आपको कि व्हाट इज द f और सिग्मा। आगे चलते हैं, m इज व्हाट दोस्तों, m इज बेंडिंग मोमेंट। क्या है, बेंडिंग मोमेंट। ओके, आगे बात करूं दोस्तों, I क्या है, यहाँ पे I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे कौन सा यूज होगा, यहाँ पे हमारी जेड एक्सिस की बात हो रही है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस कौन कौन सी है दोस्तों, वाई वाई और जेड जेड। तो जो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बात होगा वो किसका होगा, आई जेड जेड और आई वाई वाई एक्सिस मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके दोस्तों, किसका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात, ट्रांसवर्स एक्सिस का। अगर हम बता देते हैं आपकी नॉलेज के लिए, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ओके, जिसमें बी और इस तरीके से डेप्थ सेक्शन का दिया हुआ है, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। तो इसके हम आई की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका आई हो जाता है बी डी क्यूब बाई। ओके दोस्तों, इसका आई जो हो जाता है मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाता है, वो कितना हो जाता है, बी डी क्यूब बाई 12। इसी तरीके से अगर हम सर्कल की बात करें, ओके, सर्कल की बात करें कि हमारा क्रॉस सेक्शन है कैसा, सर्कुलर। सो इस केस में हमारा हमने मान लिया कि जो सर्कल है उसका डाया है डी। ओके, दिस इज आवर एक्सिस, एक्स एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, दिस इज वाई वाई एक्सिस मान लेते हैं। सो इस केस में सर्कल का डाया डी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आई एक्स एक्स की, मीन्स यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस का बात हो रहा है। आई एक्स एक्स का मतलब यहाँ से मत लगा लेना आप। ओके, आई एक्स एक्स का मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से नहीं है, यहाँ पे बात हो रही किसकी, ट्रांसवर्स एक्सिस की। आप अपनी नॉलेज से जेड जेड भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे आई एक्स एक्स की जो बात हो रही है ट्रांसवर्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो क्या बोल देंगे दोस्तों, जो हमारा सर्कुलर सेक्शन के लिए होता है वो होता है पाई बाई 64 डी की पावर 4। ओके दोस्तों, आगे मैं कुछ आपको कैलकुलेट करने भी सिखा दूंगा, लाइक टी सेक्शन का कैसा होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर हमारा चैनल सेक्शन का कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। मैं आगे इन चीज़ों को आपको सिखाऊंगा भी। ओके दोस्तों, सो हमने देख लिया यहाँ पे आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर दोस्तों मैं बात करूँ ई का, तो ई को क्या बोलते होंगे,
तो ई को सिंपल आपको भी पता है यार, ई को बोलते हैं क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, आगे आर क्या है दोस्तों, आर मैंने अभी बताया, जो रेडियस है किसका, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट एप्लीकेशन की वजह से क्या था, बीम कन्वर्ट हो गया था सर्कल के आर्क के शेप में, तो उस आर्क का रेडियस, तो लिख देते हैं रेडियस ऑफ क्या, कर्वेचर। तो दोस्तों ये सारे मीनिंग से, इन टर्म से रिलेटेड, ओके, इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस टर्म को किस नाम से जानते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारी बेंडिंग इक्वेशन के सारे टर्म्स हो गए, कैसे कि किनको कैलकुलेट करना है वो मैं बताऊंगा आगे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, एक और कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूँ दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों। यहाँ पे F का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, मीन्स हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, जब Y का वैल्यू होगा मैक्सिमम। ओके, जब Y का वैल्यू होगा मैक्सिमम, उस समय क्या होगा, हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू जो होगा वो होगा मैक्सिमम। तो आप यहाँ से इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकते हो, F max इक्वल्स टू M अपॉन I इंटू Y मैक्स। ओके, अगर आप इसको और मॉडिफाई करना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, F मैक्स इक्वल्स टू M अपॉन I बाई Y मैक्स। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते भाई। सो दिस I बाई Y मैक्स defined by a term, okay, defined by a term Z, क्या, Z, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सेक्शन मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं, सेक्शन मॉड्यूलस। दिस टर्म Z इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, क्या है Z, Z जो है I हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट किसकी, ट्रांसवर्स एक्सिस की, उसको डिवाइड कर दो Y मैक्स से, तो आपको मिल जाता है एक टर्म जिसको हम बोल देते हैं Z। ओके दोस्तों, ये Z क्या है, इसका नाम है सेक्शन मॉड्यूलस। इसका काम क्या है, नाम तो सेक्शन मॉड्यूलस है, तो इसका काम क्या है दोस्तों, इसका काम क्या है, स्ट्रेंथ को दिखाना। क्या करता है, Z जो है वो किसी भी बीम की स्ट्रेंथ को शो करता है। ओके, तो आप क्या कह सकते हो, जनरल टर्म्स में Z को हम बोल सकते हैं, मींस सेक्शन मॉड्यूलस को बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द बीम। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द बीम। Z को क्या बोल दिया हमने, स्ट्रेंथ ऑफ द बीम। तो दोस्तों जिस भी सेक्शन का Z का वैल्यू जितना ज्यादा, ओके, वो सेक्शन उतना अच्छा, मीन्स वो सेक्शन उतनी ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेसेस को रेजिस्ट कर सकता है। ओके दोस्तों, तो हमने क्या कहा, जिस सेक्शन का सेक्शन मॉड्यूलस सबसे ज्यादा, वो सेक्शन ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेसेस रेजिस्ट करेगा। तो यहाँ पे एक मैं नोट दे देता हूँ आपको, नोट में ये है कि जो हमारा सेक्शन मॉड्यूलस होता है, मीन्स Z होता है किसका, I सेक्शन का, वो होता है ग्रेटर देन Z ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। किससे, Z ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन। ओके, व्हेन D इज ग्रेटर देन, सॉरी, D इज ग्रेटर देन B is greater than Z square is greater than Z circle।
ओके दोस्तों, यहाँ पे नोट ये है कि जो हमारा सेक्शन मॉडुलस होता है फॉर सेम क्रॉस सेक्शन, ओके, सबकी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, उस कंडीशन में अगर आई सेक्शन है तो उसका जो हमारा सेक्शन मॉडुलस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, मीन्स इन कंपेरिजन टू रेक्टेंगुलर सेक्शन ज़्यादा होता है, और रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो है स्क्वायर सेक्शन से ज़्यादा होता है, और स्क्वायर सेक्शन का हमारा सर्कुलर सेक्शन से ज़्यादा होता है, ओके, इन दी सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। ओवरऑल जो हमारा सेम क्रॉस सेक्शन में सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू मैक्सिमम होता है, वो किस केस में मैक्सिमम होता है दोस्तों? आई सेक्शन के केस में, ये आपको याद रखना है। सो दोस्तों, बेंडिंग के लिए हमारा सबसे प्रेफरेबल सेक्शन कौन सा हो गया? जब भाई जो सेक्शन ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट रजिस्टर करेगा वही सेक्शन हमारे लिए बेनिफिशियल। ओके, सो हमें क्या करना है, बेंडिंग के केस में हमेशा डिजाइनिंग में आई बीम ही डिजाइन करनी है। क्यों डिजाइन करनी है उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि आई बीम का जो जेड मीन्स सेक्शन मॉडुलस होता है वो सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर बीम इन से फॉर सेम क्रॉस सेक्शन। सो दोस्तों, हमारा जेड क्या है, सॉरी, जेड ऑफ आई क्या है, डिजाइनिंग के पर्पज के लिए हम यूज करेंगे। सो आप यहां से लिख सकते हो कि स्ट्रेंथ, ओके, ऑफ आई बीम इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बीम इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ स्क्वायर, लाइक दैट। ओके दोस्तों, सो बात समझ में आई। ओवरऑल मीनिंग ये है कि जो हमारा सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसमें आई सेक्शन का जो हमारा सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू होता है वो होता है मैक्सिमम। ओके दोस्तों, सो हमारा प्रेफरेबल सेक्शन बेंडिंग के केस में क्या रहेगा, हम जहां भी हमें प्रोवाइड कराना होगा हम प्रोवाइड कराएंगे आई सेक्शन। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, यहाँ से हम इसको रफ करते हैं थोड़ा सा। ओके दोस्तों, यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को उठाते हैं, क्या करते हैं, इस इक्वेशन को या फिर इसी इक्वेशन को पकड़ते हैं, नो प्रॉब्लम, हम इसी इक्वेशन को ही पकड़ते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या दोस्तों, एफ मैक्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, एम अपॉन व्हाट, आई बाई वाई मैक्स को क्या बोल रहे थे, जेड, दैट इज सेक्शन मॉडुलस। सो यहाँ से अगर हम बात करें मोमेंट की, ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ मैक्सिमम इंटू जेड। ओके, ये किस फ्रेम में है दोस्तों, ये एक्शन फ्रेम में है, एक्शन फ्रेम। ओके दोस्तों, ये हमारा जो मूवमेंट है किस फ्रेम में है, एक्शन फ्रेम में है। मीन्स जो लोडिंग की वजह से बीम पे जितना मूवमेंट आ रहा है वो ये मूवमेंट है। यहाँ पे आपको मूवमेंट पता होगा, जेड का वैल्यू पता होगा, आप स्ट्रेस का वैल्यू पता लगा, लेकिन किस फ्रेम में, एक्शन फ्रेम। ओके, एक्शन फ्रेम, पी आई ओ एल, एक्शन फ्रेम में। ओके दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एफ मैक्स को मटेरियल की स्ट्रेंथ दैट इज एफ वाई से इक्वेट कर दें, मीन्स एफ वाई किसका स्ट्रेंथ हो गया, माइल्ड स्टील का मान लेते हैं, माइल्ड स्टील की बात करते हैं। ओके, एफ मैक्स को हमने रिप्लेस किससे कर दिया, मटेरियल की स्ट्रेंथ दैट इज एफ वाई। सो हमारा यहाँ पे जो मॉडिफाइड होके मूवमेंट आता है उसको बोल देते हैं हम दोस्तों मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगी, एफ मैक्स की जगह हम रिप्लेस कर देंगे एफ वाई से, सो हो जाएगा एफ वाई इंटू। सो दोस्तों, यहाँ पे ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया ये हमारा किस फ्रेम में है, रिएक्शन फ्रेम में। क्या है दोस्तों, रिएक्शन फ्रेम। मीन्स रिएक्शन फ्रेम का क्या मतलब है दोस्तों, ये क्या है, हमारी बीम की पावर है। ओके, एफ वाई लिखा हुआ है, यील्ड डिस्टेंस किसकी, मटेरियल की। सो हमारी ये बीम की पावर है, मीन्स कितना मैक्सिमम मूवमेंट, ओके, कितना मैक्सिमम मूवमेंट हमारी बीम रजिस्ट कर पाती है, दैट्स मूवमेंट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। एमओआर क्या है दोस्तों, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, मूवमेंट ऑफ
रेजिस्टेंस। ओके, आगे देखते हैं एफ वाई इज व्हाट, यील्ड स्ट्रेस। ओके, जेड तो आपको पता है क्या है, सेक्शन मॉडुलस। ओके गाइस, तो समझ में आया थ्योरी ऑफ बेंडिंग? हाँ बिल्कुल भाई। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। ओके दोस्तों, तो आपने पढ़ लिया बेंडिंग इक्वेशन का बिहेवियर, उससे रिलेटेड टर्म्स। अब देखते हैं नेचर ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस, इस बीम्स पे हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस का क्या नेचर होता है। ओके दोस्तों, नेचर ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस मींस बीम्स पे हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस का क्या नेचर होता है। ओके गाइस, तो देखते हैं, हमारा टॉपिक आता है नेचर ऑफ बेंडिंग। हम अगर बात करें फर्स्ट केस में, हम क्या करें, एक सिंपली सपोर्टेड बीम को कंसीडर करते हैं, दैट इज ऐसे। हमने यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम को कंसीडर किया हुआ है, कुछ इस तरीके से हमारी बीम है, और बीम इज लाइक दैट। ओके, दिस इज अवर, क्योंकि क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। ओके ओके, क्या है, हमारी बीम सिंपली सपोर्टेड है। ओके दोस्तों, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक यूडीएल आ रहा है। ओके, इस यूडीएल आ रहा है जिसका इंटेंसिटी हमने बोल दिया W किलो न्यूटन मीटर है, और जो हमारी बीम है उसका लेंथ क्या है, हमने बोल दिया। तो दोस्तों, इस केस में जो हमारी बीम सिंपली सपोर्टेड हो और उस पर यूडीएल आ रहा हो और लेंथ L हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा बेंडिंग स्ट्रेसेस का वैल्यू। तो देखते हैं दोस्तों, इस केस में क्या होने वाला है बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इस बीम का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं। दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बीम। ओके, क्या है दोस्तों, क्रॉस सेक्शन। ओके, और हम बात करें, दिस इज द विड्थ एंड दिस इज द डेप्थ। ओके दोस्तों, और हमारी जो बीम है उसका ये क्या है दोस्तों, ये अगर मान लें दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस। ओके दोस्तों, सो हमने क्या देखा, यहाँ तक हमारी एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है, जिसपे यूडीएल आ रहा है, जिसका लेंथ L है, और उसका क्रॉस सेक्शन क्या है, B इंटू डी है, जो कि एक रेक्टेंगुलर है। ओके दोस्तों, उसका न्यूट्रल एक्सिस क्या है, N है। सो इस बीम पे हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का बिहेवियर क्या होगा दोस्तों, जो हमारा बीम पे बेंडिंग स्ट्रेस होगा, आप देख रहे होगे लोडिंग की वजह से हमारा जो बीम है कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, डाउनवर्ड। ओके, कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने की कोशिश कर रहा होगा ड्यू टू लोडिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कैसा आपको दिख रहा है, टेंशन दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, बॉटम फाइबर जो हमारा दिख रहा है इस बीम पे, वो दिख रहा है टेंशन, और जो हमारा कंप्रेशन फाइबर है वो किसमें दिख रहा है दोस्तों, कंप्रेशन। सो फ्रॉम हियर यू कैन से, जो हमारा यहाँ पे इस सेक्शन पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो कैसा है, लीनियर है। क्यों लीनियर है, क्योंकि ऐसा हमने अज्यूम किया हुआ है। ओके, और जो बॉटम में कैसा बिहेवियर है, मींस जो बॉटम में स्ट्रेसेस होंगी उनको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टेंसाइल। और जो टॉप फाइबर में कैसा दिख रहा है आपको, कंप्रेशन दिख रहा है। सो यहाँ पे जो टॉप फाइबर में स्ट्रेसेस आएंगी कंप्रेसिव आएंगी, किसके केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम केस। और अगर हम बात करें यहाँ से कितना वाइड डिस्टेंस पे, सो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं सिग्मा है। ओके दोस्तों, सो कैसा नेचर है हमारा, जो सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, ठीक है। इसमें ओवरऑल देखना क्या है, मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जो लोडिंग है उसकी वजह से जो हमारा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लीनियर होगा। जीरो कहाँ पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे, और मैक्सिमम बॉटम और टॉप फाइबर पे। ओके, अगर नेचर की बात करें तो आपने यहाँ पे क्या देखा, जस्ट डिफ्लेक्शन डायग्राम से कि नीचे टेंशन आ रहा है, ऊपर आ रहा है कंप्रेशन। तो हमारा जो स्ट्रेस होगा टॉप फाइबर में कंप्रेसिव होगा और बॉटम फाइबर में कैसा होगा दोस्तों,
टेंसाइल होगा। हम यहाँ पे मैंने बोला है कि टेंसाइल को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे इन दिस चैप्टर या फिर इन दी बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर, ओके। और कंप्रेसिव को हम कैसा कंसीडर करेंगे दोस्तों, नेगेटिव। बात समझ में आई दोस्तों कि हमारा कैसा स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कैसा नेचर होता है इन द केस ऑफ एसएसबी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। आवर नेक्स्ट केस इज कैंटिलीवर बीम। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट केस कैंटिलीवर बीम। ओके दोस्तों, देखते हैं दिस इज अवर कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम की क्या खास बात होती भाई, आप बोलोगे सर एक एंड पे फिक्स दूसरे पे फ्री। ओके, दिस इज अवर कैंटिलीवर बीम जिसका लेंथ हमने कंसीडर किया हुआ है व्हाट, ओके। और इस कैंटिलीवर बीम पे एक यूडीएल आ रहा है, ओके। कितना इंटेंसिटी का, W किलो न्यूटन पर मीटर। ओके दोस्तों, अगर हम इस एक्सिस को क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोल रहे हैं। दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। ओके दोस्तों, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। ओके दोस्तों, सो इसका क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं इस बीम का। इस बीम का क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगल है। ओके, कैसा है, रेक्टेंगल है। ओके, लाइक दिस। ओके, इसका विड्थ क्या दोस्तों, B है। दिस इज B एंड दिस इज D। D स्टैंड्स फॉर डेप्थ। ओके गाइस, सो दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। और यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना है, तो आपको ये तो बात पता है कि सर यहाँ पे जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा। क्यों, क्योंकि बेंडिंग। बट मैं नेचर की बात करूँ कि कैंटिलीवर बीम में स्ट्रेस का नेचर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। हम जस्ट इस यूडीएल की वजह से बीम का डिफ्लेक्टेड शेप देखें तो कुछ इस तरीके से मिलता है। ओके, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस यूडीएल की वजह से क्या है, टॉप में खींचा हुआ, दिस इज इन टेंशन। ओके, मीन्स जो हमारी कैंटिलीवर बीम है उसमें टॉप पोर्शन क्या है दोस्तों, टेंशन में है। और यहाँ पे बॉटम पोर्शन क्या है दोस्तों, बॉटम पोर्शन जो है हमारा कंप्रेशन में। तो यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हमारी कैंटिलीवर बीम है उस पर यूडीएल आ रहा है तो हमारा टॉप फाइबर जो स्ट्रेस का होगा वो किस में होगा, टेंशन में होगा। और जो हमारा बॉटम फाइबर होगा वो किस में होगा दोस्तों, कंप्रेशन में होगा। तो देखते हैं स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन को। दिस इज अवर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो कि लीनियर। ओके दोस्तों, ओके। बट यहाँ पे क्या है, सिंपली सपोर्टेड का जस्ट अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है, सिंपली सपोर्टेड में क्या था दोस्तों, टॉप में कंप्रेशन, बॉटम में टेंशन। बट आपके कैंटिलीवर में क्या है दोस्तों, टॉप में आएगा टेंशन, ओके। और बॉटम में क्या आएगा दोस्तों, कंप्रेशन। क्या आएगा, कंप्रेशन। और स्ट्रेस की बात करें तो वाई डिस्टेंस पे इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लेते हैं सिग्मा या फिर एफ मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, टेंशन को हम अपनी एनालिसिस में क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। और फिर कंप्रेशन को कैसा कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। दिस इज द नेचर ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द केस ऑफ एसएसबी एंड कैंटिलीवर। आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि आपका कौन सा, मतलब कि बेंडिंग मूवमेंट की वजह से सिंपली सपोर्टेड बीम्स में कैसा नेचर होगा। मीन्स यहाँ पे कंप्रेशन टेंशन का मेनली बात हो रहा है कि किस फाइबर में टेंशन होगा और किस फाइबर में या फिर किस पोर्शन में कंप्रेशन। ओके गाइस, तो बात समझ में आई।